एक क्लाइंट से फ्री हुए, फिर दूसरे को देके, फिर तीसरे को देके, सोएंगे का बॉडी इतनी पेन करती, इतना थक जाते थे। अल्कोहल देते रहते प्यार प्यार से, अल्कोहल में ही रहती है वहाँ की दीदी। हमने भी बहुत अल्कोहल लिया, हमारी ज़िंदगी तो ऐसी हुई थी कि हम तो इंतज़ार करते थे शाम का कि कब 6-7 बजे कब ड्रिंक करें हम लोग। अगर आपने पूरी रात का पे किया है तो एक मोटा अमाउंट होता है, जो बहुत रेयर केसेस में होता है। बट अदरवाइज अगर आपने नॉर्मल पर्ची कटवाई है तो 7 या 8 मिनट के अंदर अंदर आप पे दरवाजे को खटखटा देंगे। एक औरत ने मुझसे शेयर किया था कि उसने 70 इंसानों को, 70 आदमियों को भी अटेंड करा है एक रात में, मतलब एक दिन में। आप शहर में खूबसूरत और नफीस गाड़ियां देखते हैं। ये खूबसूरत और नफीस गाड़ियां कूड़ा करकट उठाने का काम नहीं कर सकती। गंदगी और गजालत उठाकर बाहर फेंकने के लिए और गाड़ियां मौजूद हैं जिन्हें आप कम देखते हैं, और अगर देखते हैं तो फ़ौरन अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं। इन गाड़ियों का वजूद ज़रूरी है और उन औरतों का वजूद भी ज़रूरी है जो आपकी गजालत उठाती हैं। अगर ये औरतें ना होती तो हमारे सब गली कूचे मर्दों की गलीज़ हरकत से भरे होते। ये सालों पहले कहा था सआदत हसन मंटो ने अपनी एक कहानी में। ये बात आज भी उतनी ही जायज़ और रेलिवेंट लगती है। मेरे साथ मौजूद हैं गीतांजलि बब्बर, जो दिल्ली के जीबी रोड पर और उसी तरह के बाकी रेड लाइट एरियाज़ पर समाज सेवा का काम करती हैं। दिल्ली के जीबी रोड पर तकरीबन 116 कोठे हैं जो 25 इमारतों में मौजूद हैं, और यहाँ पर तकरीबन 4000 से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स हैं। गीतांजलि, मुझे नहीं पता मेरा डेटा कितना एक्यूरेट है, लेकिन अगर इस डेटा के हिसाब से भी जाएं तो 25 इमारतें, 116 कोठे और 4000 से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स, यानी कि एक इमारत में 4 कोठे, और उन हर कोठे में अगर 4000 को 116 से डिवाइड किया जाए तो 34 सेक्स वर्कर्स। मतलब इतनी कम जगह में इतने ज़्यादा लोग, किस तरह के वहाँ पर हालात होते होंगे? एक्चुअली 116 कोठे नहीं हैं, 77 कोठे हैं, जिनमें से करीबन 4 से 5 कोठों को ताला लगा चुके हैं। तो अब आप लगा लीजिए कि एक्चुअली 34 औरतें एक कोठे में नहीं हैं, उससे भी कई ज़्यादा संख्या में एक एक कमरे में औरतें हैं। कुछ कमरों में तो 100 से भी ऊपर हैं। कुछ ऐसे भी कमरे हैं जहाँ पर 15 से 20 औरतें रहती हैं। तो हर कमरे में एक डिफरेंट नंबर ऑफ़ विमेन है, डिपेंडिंग अपॉन वो कमरा कितना पॉपुलर है, उस कमरे में कितने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, उसी हिसाब से उस कमरे में उतनी औरतें रहती हैं। तो पॉपुलर होना मतलब ये पॉपुलैरिटी किस चीज़ पे निर्भर करती है? कितनी छोटी लड़कियां हैं, कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, और कितनी यंग लड़कियां हैं, और कितनी ज़्यादा संख्या में लड़कियां हैं। तो वहाँ पर हर एज ग्रुप की औरतें हैं। तो जहाँ पर यंग गर्ल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा, दैट इज़ अ मोर पॉपुलर ब्रॉथल। जहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ ज़्यादा हैं, फेयर स्किन लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ जाती है, तो वहाँ पर ज़्यादा लड़कियाँ रहती हैं। पर कुछ कमरे ऐसे हैं जहाँ पर वो औरतें रहती हैं जिनको बचपन में बेच दिया गया था, लेकिन आज उनकी उम्र बड़ी हो चुकी है, तो उन कमरों में कम क्लाइंट्स जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे हर कमरे का एक अलग स्टोरी चल रही है। तो 77 कमरे और 77 अलग अलग तरीके से वो जीते हैं, और अलग अलग रूल्स हैं और अलग अलग कहानियाँ हैं। आपने कहा कि ये डिपेंड करता है कि उम्र कितनी कम है, तो इसके पीछे सेक्स ट्रैफिकिंग हो सकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है। कहाँ से और कैसे ये बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं? कहाँ से, तो हमारा पूरा देश बहुत बड़ा है, और ये ट्रैफिकिंग का जो पूरा का पूरा नेक्सस है, ये हर जगह फैला हुआ है। ना सिर्फ हमारे देश, लेकिन देश के बाहर भी। आप बांग्लादेश की बात कर लीजिए, आप नेपाल की बात कर लीजिए, कुछ औरतें श्रीलंका से भी वहाँ पर आती हैं। और हमारे देश में तो है ही, जिस भी जगह पे बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा लड़कियाँ हैं। जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल, 24 परगना करके एक जगह है, वहाँ पर हमारे राजस्थान से बहुत लड़कियाँ हैं, एमपी राजस्थान से बहुत लोग हैं, उड़ीसा से बहुत लोग हैं। तो जहाँ पर भी गरीबी आपको ज़्यादा मिलेगी, वहाँ से औरतें
वहाँ से बच्चियों को ज़्यादा ट्रैफिक किया जाता है। तो कह सकते हैं कि इसके पीछे गरीबी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल, गरीबी भी कह सकते हैं, जहाँ पर शिक्षा बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर तो हम लोग शहर में रहते हैं तो हमें बहुत पता नहीं चलता है कि दूर क्या चल रहा है, गांव-गांव में क्या चल रहा है। लेकिन आज भी वहाँ पर लोग और परिवार स्ट्रगल कर रहे हैं 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। और आज भी वहाँ पर एक बाप अपनी बेटी को बेचने से पहले बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा है और वो बेच देता है। और आज भी वहाँ पर बेटियों के आगे ये ऑप्शन रखा जाता है कि अगर तुझे अपना परिवार चलाना है तो शरीर तो बेचना पड़ेगा, और बेटी उस चीज़ को ऑप्ट करती है। आपने बोला रेड लाइट एरिया, मैं बताती चलूं कि हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा स्लम ही नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी भारत में ही है, जो कि कोलकाता में है, जिसे 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था सेक्स वर्कर्स की मदद करने के लिए। यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि किसी इलाके को घोषित कर देना कि ये रेड लाइट एरिया है, क्या वाकई इससे सेक्स वर्कर्स की मदद होती है, या ये और जो दूसरी महिलाएं हैं जो अभी उस चंगुल में नहीं फंसी हैं उनके लिए किसी तरह का रिस्क बढ़ाता है? इस पे एक्चुअली हमारे देश में 2 प्रकार के लोगों के विचार हैं। जो मैं जब कोलकाता के लोगों से मिली हूँ तो उन्होंने मुझे, उनका ये बोलना है कि हम चाहते हैं इस ट्रेड में रहना, और हम अपनी मर्जी से हैं इस ट्रेड में, और हम चाहते हैं कि हम इस ट्रेड को लीगल करें ताकि हमारे अधिकार हमको मिले, वैलिड। बट मैं जब जीबी रोड की औरतों से मिलती हूँ तो वो मुझे एक ही बात बोलते हैं कि हमको तो पता भी नहीं था हम यहाँ आ रहे हैं, हमारी कभी चाह नहीं थी। मेरे जब ड्रीम विलेज में भी मैं दीदियों की कहानियाँ सुनती हूँ तो उनको बचपन में नहीं पता था कि उनकी जवानी और उनका बुढ़ापा कहाँ जाने वाला है। वो तो एक घर में अपने माँ बाप के लिए गरीब घर में खाना वाना कर रहे थे या नौकरी कर रहे थे, और उनको उठा के किडनैप करके नशे की गोलियां देकर उनको दिल्ली में बेच दिया गया। तो उनकी कहानी बहुत अलग है। तो ये 2 विचार हैं देश में। तो इसीलिए मेरा विचार ये, मुझे ऐसा लगता है अब कि सिर्फ लॉज बना देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि माइंडसेट ही नहीं बदल रहा है हमारे देश में। तो हमारे देश में जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, वहाँ पर हम ये भी घोषित कर दें कि रेड लाइट एरिया है, यहाँ पर औरतों को अधिकार मिलेंगे, मुझे लगता है आदमी की सोच नहीं बदलेगी, उल्टा और ख़राब होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे घोषित कर दें, और तो उससे तो आपने एक जगह बना दी ना कि अब यहाँ पर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू या जिस भी तरह से एक जगह बना दी है जहाँ पे सेक्स वर्कर्स अवेलेबल होंगे, सप्लाई होंगे, या जैसे भी राइट। बट वो लोग बोलते हैं कि ट्रैफिकिंग को रोकेगा। हाँ। क्योंकि ऐसा, मैं जब सोनागाछी गई थी तो वहाँ पे ये सुनने को मिला था मुझे कि अगर यहाँ 18 साल से कम कोई लड़की आती है तो ब्रॉथल्स उसको नहीं रखते हैं, और वो औरतें खुद ही अगेंस्ट हो जाती हैं। अगर ये होता है तो ये बहुत खूबसूरत है। वही मैं जानना चाह रही हूँ कि प्रैक्टिकली ये पर होता दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में हमने पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि कुछ बच्चियां आई हैं और हमें फ़ोन कॉल्स आए हैं कि आप अभी आके ले जाओ, बट सिर्फ ऐसा 2 या 3 बार हुआ है, हर बार नहीं। हर बार हम देखते हैं तो वहाँ पे छोटी लड़कियों को छुपाया ही जा रहा है, छोटी लड़कियों को धंधे में डाला ही जा रहा है। तो आई थिंक शहर टू शहर बहुत डिफरेंस है, और अगर सोनागाछी में ऐसा हो रहा है और दिल्ली में होगा कभी तो वी विल वेट फॉर इट। बट मुझे नहीं लगता है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी औरत अपनी मर्ज़ी से अपने शरीर को इस तरीके से बेचना पसंद करेगी जैसे कोठे में बिकता है, क्योंकि कोठे में उसकी मर्ज़ी उससे छीन ली जाती है। आप अपनी मर्ज़ी से सेक्स ट्रेड कर रहे हो, बाहर हो कहीं पे तो ठीक है, बट कोठे में, और भी दिल्ली के जैसे कोठे में जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है, बेसिक सफाई नहीं है, बेसिक खाना नहीं है, सो आई डाउट कि ऐसी कोई औरत और है। आप कह रहे हो कि बच्चियां होती हैं, तो एस्केप का कोई रास्ता नहीं है कि जैसे आप कहीं से आए हैं, कहीं से भी आपको लाया गया है किडनैप करके, ड्रग्स देकर या जिस भी तरह से, तो बच्चे कुछ एफर्ट करें, वो निकलने का कोई रास्ता उनके लिए? करा है, मतलब मुझे ऐसी कहानियाँ पता चली हैं कभी कभी कि कुछ लड़कियों ने करा है। दे डोंट टेक अ सेकेंड टू किल दोज गर्ल्स, क्योंकि उनके लिए एक लड़की का भाग जाना यानी कि ये एग्जाम्पल सेट करना कि कोई भी भाग सकता है। तो वहाँ पे मर्डर तो पुलिस वालों के भी ऐसे ही हो जाते हैं, तो लड़कियों के तो मतलब जो मैं पहले कहानियाँ सुनती थी, एक बहुत ही फेमस ब्रॉथल हुआ करता था और वहाँ पे हमने अपना स्कूल भी चलाया है काफ़ी सालों तक। तो बोलते थे कि अब वो मालकिन नहीं है, सो आई डोंट नो कितनी कहानियाँ सच्ची हैं, बट सब बोलते हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ही, कि वो लड़कियों को
मार देती थी। मतलब अगर वो नहीं सुन रही है उसकी बात तो उसके लिए उस लड़की को मार के काट के ट्रंक में भर देना और छत पे छोड़ देना वाज नॉट अ बिग डील। तो वो डर बना के रखते थे बाकियों में। उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने तुम्हें खरीदा है और अगर तुम मेरे कोठे की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई हो तो तुम मेरी ही मर्जी से नीचे जाओगी, और अगर तुमने अपनी मर्जी चलाई तो तब भी मेरी ही मर्जी चलेगी कि तुम जियोगी या मरोगी। तो वो बाहर भी नहीं निकल पाते हैं कोठे से। फॉर सम ईयर्स अगर वो लड़की बहुत छोटी है तो उसको नहीं पता है कि बाहर सूरज आ रहा है या बाहर बारिश हो रही है। तो वहाँ से आप कह रहे हो निकलना आसान नहीं है, कैसे मुश्किल मन किया नहीं करना हमें ये काम, जा रहे हैं हम। ऐसे कैसे चले जाओगे आप? ओनर नहीं आने देगी, कंप्लेंट कह देगी कि हमने खरीदा है तेरे को इतने में पैसे दे पूरे। अच्छा, तो जितने में खरीदा है उतने पैसे दोगे तभी जा सकते। हाँ, और वो भी कोई गारंटी नहीं कि भेजे ना भेजे, कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे में बंद रहते हैं और फिर वहाँ क्लाइंट भेजते रहते हैं। ताला लगा रहते बाहर से, अल्कोहल देते रहते प्यार से, अल्कोहल में ही रहती है वहाँ की दीदियाँ। हमने भी बहुत अल्कोहल लिया, हमारी ज़िंदगी तो ऐसी हुई थी कि हम तो इंतज़ार करते थे शाम का कि कब 6-7 बजे कब ड्रिंक करें हम लोग। और वहाँ पर जो और सेक्स वर्कर्स हैं वो भी किसी तरह से हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो एक होता है ना कि ठीक है अब आगे की जनरेशन के साथ ना होने दिया जाए, या फिर वो इतना मेंटली चेंज या स्ट्रांग हो जाते हैं खुद को लेकर। नहीं, मैं बोलूँगी स्ट्रांग नहीं होते हैं। ट्रॉमा आपको बहुत हिला के रख देता है पूरी ज़िंदगी में ना। मतलब आज भी हमारे लिए अपनी दीदियों के साथ सबसे मुश्किल काम करना ये होता है कि हम कैसे उनकी ज़िंदगी में उनका वो आत्मविश्वास वापस लेकर आ पाएँ और उनको ये बता पाएँ कि तुम मायने रखते हो और तुम्हारी ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ पर उनको वही बोला गया है कि तुम हो ही ऐसी, तुम ही हो और तुम्हें यही रहना है, और अगर तुम इसी को ही ढंग से करोगी तभी तुमको अगले जन्म में एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। ब्रेन वॉश कर दिया जाता है एक तरह से कि दिस इज हाउ यू आर, दिस इज व्हाट यू आर, व्हाट यू डिजर्व। एंड वो इतना, मतलब मैं कोठे की बात नहीं करूँगी, मुझे लगता है कि आम देश में भी लड़कियों को हमें उनकी जगह दिखाने में बहुत समय नहीं लगता है ना। जब वो पैदा होती है हम तब से उसको जगह दिखाते रहते हैं, शादी हो जाती है हम तब उसको इसकी एक और जगह दिखा देते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है वो माँ बन जाती है तो हम उसको एक और जगह दिखा देते हैं। हाँ। तो एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे सोसाइटी में लड़की को अपनी जगह पता होती है, उसको पता होता है कि मुझे जोर की नहीं हंसना है, मुझे ऐसे नहीं बैठना है, मुझे इन लोगों के सामने पल्ला करना, और कभी वो लड़की बोलती नहीं है। हाँ, क्योंकि उसको पता है यही, क्योंकि उसने वो एक्सेप्ट कर रखा है ना, बिकॉज दैट हैज बीन गिफ्टेड टू हर। तो अगर एक औरत को मार मार के पीट के नेक्स्ट लेवल अब्यूज करके ये बात बताया है, तो वो अगर चाहेगी भी कि छोटी बच्ची को मैं बचा लूँ, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। क्योंकि उसको पता है अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो मार तो मुझे ही पड़ने वाली है। या उसे लगेगा कि जैसे मेरी ये किस्मत है, ये भी अपनी किस्मत से यहाँ बिल्कुल। आपने कहा कि छोटी बच्चियाँ लाई जाती हैं, तो बिलो 18 तो अगर आप किसी भी लड़की के साथ सेक्स करते हैं, चाहे कॉन्सेंट के साथ क्यों ना हो, तो वो रेप माना जाता है। तो ये पॉसिबल कैसे होता है? वहाँ पुलिस भी है, दूसरी महिलाएं भी हैं, जो कोठे की ओनर है वो भी है, ये कैसे, मतलब ये तो एकदम इलीगल चीज़ हो गई। और ये तो अगर छोटी लड़कियों से हो रहा है तो दिस इज रेप। हमारे देश में कोठा इलीगल है। हमारे देश में अगर आप 18 साल से ऊपर हो और अगर आप अपनी मर्जी से सेक्स ट्रेड कर रहे हो तो लीगल है, बट एक कोठा इट्स इलीगल। तो ये तो सवाल बहुत बड़ा है देश के ऊपर ही कि कोठा इलीगल है, लेकिन आपके 77 कोठे और फुल ऑन चल रहे हैं वो दिन रात, और वहाँ पे पुलिस है। सो इट्स अ ग्रे एरिया। मैंने एक बार एक पुलिस की सीनियर पोजीशन पे ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने बोला बेटा हम ब्लैक एंड वाइट में काम करते हैं, रेड लाइट एरिया इज अ ग्रे एरिया। एक फिल्म आई थी, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी है और कितनों ने नहीं, लेकिन वो फिल्म सबको देखनी चाहिए। लक्ष्मी फिल्म थी वो। जब मैंने देखी थी मैं ट्रॉमा में गई थी कुछ टाइम के लिए एक्चुअली। मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये चीज़ें भी हो रही हैं। उस मूवी में दिखाया गया था कि जो यंग गर्ल्स हैं उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं सो दैट कि वो थोड़ी अडल्ट लगें, उनकी बॉडी में ग्रोथ हो, प्यूबर्टी जल्दी उनको हिट करे। क्या ये भी होता है? इस तरह की कुछ चीज़ें भी रहती हैं, तो ये उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट डालती है? बिल्कुल, लाइक आई सेड, उनके लिए लड़की इट्स जस्ट अ बॉडी, देयर इज नो सोल इन दैट गर्ल। उनके लिए वो लड़की सिर्फ एक बिजनेस का तरीका है। तो जब वो छोटी है और उसकी बॉडी को बड़ा दिखाना है तो हार्मोनल इंजेक्शंस तो वो देते ही हैं। और
अगर उस लड़की ने 30-35 साल तक कमा लिया और उसके बाद वो मर रही है, या उसको HIV हो रहा है, या फिर उसको सिफिलिस जैसी बीमारियां हो रही हैं, या फिर उसको घुटनों में दर्द हो रहा है, या उसको बहुत ही गंदा माइग्रेन हो रहा है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना बिजनेस निकाल लिया। 15-20 साल उस लड़की को रोज़ 30-40 आदमियों के सामने बैठा कर, 30-40 एक औरत ने मुझसे शेयर किया था कि उसने 70 इंसानों को, 70 आदमियों को भी अटेंड करा है एक रात में, मतलब एक दिन में। ये तो which is अगर आप- unbelievable to हाँ। believe, but that's the truth. She told me this. So yeah, तो ये तो उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर करता होगा। मेंटल मतलब हेल्थ वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। That's what I said कि हमारे लिए उन औरतों को उनके ट्रॉमा से निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मतलब अगर एक आम, जब हम लोग सिलाई सिखाने जैसी बेसिक चीज़ करते हैं, तो एक आम लड़की को शायद सिलाई सीखने में 3 महीने का कोर्स लगेगा, पर हमारी दीदियों को 1.25 साल लग जाता है सिर्फ सुई धागे को समझने में, क्योंकि वो रोज़ सीखती है और वो रोज़ भूल जाती हैं। उनको रोज़ हम एक एक बात को रिपीट करते हैं। उनको आप प्यार भी करोगे तो उनको उस प्यार में भी डाउट रहेगा। आप उनको सुंदर बोलोगे तो उनको लगेगा कि मैं तो सुंदर दिख ही नहीं सकती हूँ। तो उनकी लाइफ हैज़ बीन लाइक दैट। उनको आज भी हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी दीदीज़ हैं जिनको हर वक्त दिल में डाउट रहता है। वो जीती ही इनसिक्योरिटी के साथ हैं। लड़कियाँ प्यार का उसमें पढ़ के भी चले जाती है, मगर जब जाने की बात है ना, वो इंसान का फैमिली में कोई प्यार नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलता है। बहुत कम लोगों को मिलती है, वो भी पैसा दो तब तुम बिना पैसा का जाओगे, कोई प्यार नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं तो यह चाहती हूँ, जो भी कर रहे हो करो, जो भी तुम्हारा किस्मत में लिखा, मगर कोशिश करो अच्छा काम करने का, अच्छा काम करने का कोशिश करो। तो उसमें तुम ये देखो बस हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे कैसा बढ़ना है, किसी पे भरोसा मत करो। अच्छा, अगर आपको उस टाइम पे किसी और काम में अच्छे पैसे मिल जाते, हाँ, या मैं इतने ही मिल जाते, या इससे 5-4 हज़ार कम मिल जाते, मान लो आपको तब 20,000 रुपये आप जोड़ रहे थे महीने के, आपको 15 में कोई अच्छा ये भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इस काम के अलावा कोई जो सामाजिक तौर पे सही हो वो काम मिल जाता, हाँ। तो करते आप? हाँ, मैं गई हूँ, मैं टाइलरिंग सीखने भी गई हूँ, बीच में छोड़ के गई हूँ मैं। हाँ, मुझे तो अच्छा काम का तलाश थी, मगर देर में मिला, उस टाइम नहीं मिली मुझे। मैं तो गई हूँ, 2 महीना ट्रेनिंग पे भी गई हूँ, तो मगर हुआ नहीं। इसमें फिर बात में इसी में हो गया, वो भी किस्मत की समझूंगी मैं, जब नसीब में लिखा हो तभी किस्मत ही मान लेते हैं। बस मुझे तो पसंद नहीं थी वो काम, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे तो अच्छा काम करना था बस। अभी भी एक बात बताऊं, अभी भी है ना, गुस्सा आती है ना मुझे, यहाँ पे क्या है, इतना कम तनख्वाह है, मैं कमाऊंगी, कब घर बना, कब क्या करूँ। कभी कभी मन में ख्याल आती वहाँ जाने का मुझे, क्यों पैसा की वजह से आती है। आप कोई ऐसा केस बता सकते हो? कोई ऐसी, मैंने आपका कहीं एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा था कि मेरे पास बहुत कहानियाँ हैं बताने के लिए। एक ऐसा केस है, मतलब आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर इट ऑन द कैमरा और नॉट, बट बहुत सारे, हमारी ही एक दीदी हैं, मेरे सामने ही बैठी हैं, शी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट। मतलब हमें समझ नहीं आता है वो कब बहुत तेज़ हंसने लग जाती हैं, कब वो पागलों के जैसे रोने लग जाती हैं, कब वो यहाँ से भाग जाती हैं और कहीं बाहर चली जाती हैं, और उनको लगता है कि मुझे बाहर कोई प्यार करेगा, और उस पर विश्वास कर लेती हैं, और जब विश्वास टूट जाता है तो वो आके दिनों तक रोती रह जाती हैं। एंड शी इज़ इन हर लेट 40s, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत यंग हैं, बट बार बार अपनी पावर किसी और के हाथ में दे देना और फिर उसके लिए रोते रहना, ग्रीव करते रहना, दैट्स नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स ट्रेट्स। मतलब हम एक बार धोखा खाते हैं, 2 बार धोखा खाते हैं, 3 बार धोखा खाते हैं, बट आपकी लाइफ ही वैसी चल रही है that you're again trusting men because you want love in your life. कोई किसी का है ही नहीं है ना, कुछ बातें ऐसी हो जाती है, ऐसा नहीं है। किसी को तो ये नहीं पता यहाँ की हूँ मैं, वहाँ काम करके किसी को नहीं पता, फिर भी कुछ बातें ऐसा होता। हर कोई ये सोचता है दिल्ली में काम करे, इसका पास बहुत पैसा होगा, हर कोई पैसा मांगने लगते हैं।
तो इसलिए मुझे नफरत हो गया सबसे। तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता भी है कि लव एंगल्स भी आते हैं, कुछ प्यार में भी पड़ते हैं? बिल्कुल। आई थिंक प्यार वहाँ पे बहुत बहुत अलग अलग तरीक़ों से देखने को मिलता है। मुझे याद है एक बार एक दीदी थी, उनको सुनाई नहीं देता था बहुत अच्छे से, और मैं उनसे बातचीत करने का कोशिश कर रही हूँ और मैं चिल्ला चिल्ला के उनसे बात कर रही हूँ और वहाँ सुन रही हैं और she was quite old, not quite old but she must be in her late 40s और early 50s। लंबे बाल थे उनके, काफ़ी खूबसूरत थी, मतलब मेरी नज़र से खूबसूरत थी बट शायद सोसाइटी की नज़र से उतनी खूबसूरत नहीं होंगी। अचानक से उनका फ़ोन बजा और उन्होंने कानों में हेडफोन्स डाले और उनको सब सुनाई दे रहा था। हाँ। और मैं सारी औरतों को बोल रही हूँ अभी तो इसको सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ। कहती इसको सिर्फ एक ही आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जिससे इसको प्यार है। एंड द वे शी वॉज ब्लशिंग, और मैं उनसे फ़ोन पर ही पूछ रही हूँ कि वीडियो कॉल पे मुझे भी दिखा कौन है। एंड दैट गाय ऑन द अदर हैंड वॉज वेरी यंग, होगा 17-18 साल का लड़का। और मैं देख रही थी कि इस 17-18 साल के लड़के को इन 50 इयर्स की औरत में क्या दिख रहा है। और फिर बाकी सारी की सारी औरतें मुझे बोलती हैं इसका सारा पैसा ले जाता है वो, और इससे दिन में 2 बार बात कर लेता है, प्यार मोहब्बत दिखा देता है और उसको लगता है कि वाह मेरे पास तो एक जवान लड़का है। तो वहाँ प्यार, बहुत कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्होंने प्यार बोलकर पूरी ज़िंदगी निकल गई उनकी, और वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे जिसको मैं प्यार प्यार बोल रही हूँ वही आदमी मेरे लिए क्लाइंट्स लेकर आ रहा है, वही आदमी मुझे बोल रहा है कि तू क्लाइंट्स को ऐसे क्यों नहीं ट्रीट कर रही है, तू क्लाइंट्स को ऐसे क्यों नहीं अटेंड कर रही है, वही आदमी मेरा सारा पैसा लेकर चला जाता है। बट क्योंकि वो बोल देता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तो इसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसको दे रखी है। वहीं ट्रस्ट ब्रेक होता है फिर। अच्छा, आपने कहा कि पैसे ले जाते हैं, और एक चीज़ आपने और बताई कि 30-35 साल तक जिस भी कोठे पर वो हैं वहाँ जो ओनर हैं वो उनसे कमाते हैं। तो किस तरह से होता है, मतलब वेजेस क्या हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है कि इतना पैसा आपको मिलेगा और इतना ओनर को मिलेगा? इनिशियली जब उस लड़की को बेचा जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम पर, जो मुझे जितना पता है, तब उस लड़की को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उसको खाना मिल रहा है, उसके नाम का एक अमाउंट दिया गया है उसको खरीदने के लिए। मान लीजिए अगर 7-8 लाख रुपए भी दिया है उस लड़की को खरीदने के लिए, तो उसको वो खाना देते हैं, उसको वो शेल्टर दे रहे हैं, उनके हिसाब से उसको वो कपड़े दे रहे हैं, सो दैट इज़ इनफ। तो 3 या 4 या 5 साल तक उस लड़की को कुछ नहीं मिलता। फिर वो लड़की थोड़ा थोड़ा समझना, और तब तक वो सरेंडर कर देती है कि अब तो मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि पहले 3-4 साल तो उसकी कोशिश रहती है कि मैं भाग जाऊँ या मैं यहाँ से निकल जाऊँ किसी भी तरीके से। बट उसको 3-4 साल के बाद उसका वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है कि नहीं जा सकती, नाउ आई हैव टू सर्वाइव हियर, सो आई शुड बेटर लर्न द टैक्टिक्स कि मेरे को एटलीस्ट सर्वाइव करना है। फिर उनका एक पार्टनरशिप मॉडल शुरू होता है कि मान लीजिए अगर दिन में मैंने जो भी क्लाइंट्स लिए उसका 50% मैं ओनर को दे दूँगी, तो वो बार्गेन करने पे आती हैं फिर। हाँ, फिर उनका नेगोशिएशन शुरू होता है, और फिर वहाँ पर और फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है जहाँ पर वो बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे कमरे में रह रही हूँ, मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी, तो मैं तुम्हें कमरे का किराया दूंगी, चाहे मेरे को क्लाइंट मिले या ना मिले। बट तब तक वो इतनी उम्र उनकी हो चुकी होती है कि उनको जो पहले जो क्लाइंट्स मिलते थे, यानी एक दिन में 20, 25, 30, अब वो 2-2 क्लाइंट्स के लिए भी उनकी वो तरस जाती है क्योंकि उनको नहीं मिलता है। बट वो एक किराया बांध लेती है मकान मालिक से कि मैं इतना किराया तेरे को देती रहूँगी। अब इसमें सवाल ये आता है कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकती? हाँ, क्योंकि उनको ये भी बता दिया जाता है इतने सालों में कि बाहर तेरी एक्सेप्टेंस ख़त्म हो चुकी है। सो मे बी जब तू बाहर निकलेगी तो जितने आदमियों से तू मिलेगी वो शायद तेरे साथ आकर सोए होंगे, तो वो तेरे को वो रिस्पेक्ट देंगे ही नहीं। सो इट्स बेटर कि तू यहीं रहे, और अगर हो सके तो अपने जैसी और लड़कियों को लेकर आ ट्रेड में, और अगर वो भी नहीं हो सकता है तो कम से कम तो पिम्प बन जा, नीचे उतर जा, और नीचे उतर के दलाल बन जाओ और बाकी छोटी लड़कियों के लिए लेकर आ। वो भी नहीं कर सकती है तो जो मकान मालिक है उसके लिए एक नौकरानी का रोल प्ले कर ले, यानी उसके लिए नीचे से सामान लाना, उसके पैर दबाना, उसके लिए खाना बनाना। तो इस तरीके से मतलब स्लेव हो गए हो आप लाइफ फॉर लाइफ लॉन्ग।
जी। आपने कहा टैक्टिक्स कुछ सीख जाते हैं, किस तरह की टैक्टिक्स होती हैं? यही मतलब किस तरीके से अब मैं इतना कमा रही हूँ तो मुझे इतना परसेंटेज चाहिए। अब या वो क्लाइंट्स के साथ, जब क्लाइंट्स कमरों में जाते हैं उनके साथ, तो क्लाइंट्स को और थोड़ा सा ल्योर करके उनसे पैसे एक्स्ट्रा ले लेना और वो नहीं बताना मकान मालिक को, क्योंकि एक तो होता है कि एक क्लाइंट का इतना पैसा लगेगा, मान लीजिए 350 रुपये लग रहा है एक क्लाइंट का, तो वो तो मकान मालिक को पता ही है कि 5 क्लाइंट गए हैं तो इसको मतलब इस हिसाब से मुझे एंड ऑफ द डे इतना पैसा दे देगी। या क्लाइंट भी मकान मालिक को ही पैसा देता है। ओके। और फिर मकान मालिक एंड ऑफ द डे इस औरत के पास पर्ची होती है, तो ये एंड ऑफ द डे वो पर्चियाँ मकान मालिक को देती है। मैंने इतने क्लाइंट, हाँ, और वो पर्ची के हिसाब से इनको पेमेंट मिल जाती है एंड ऑफ द डे। बट अगर कुछ कमरे के अंदर इन्होंने उस क्लाइंट से ले लिया तो वो फिर इनका हो जाता है। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हमने देखा है कि कमरे के अंदर क्लाइंट पहले तो दे जाता है, पर फिर नीचे जाके पुलिस वालों को वो झूठी कहानी बताता है। या कभी कभी ऐसे भी कुछ कांस्टेबल्स आते हैं जिनके लिए जीबी रोड एक कमाने का जरिया है, तो वही क्लाइंट को नीचे जाकर बोलते हैं कि तेरे उसने अगर 2000 रुपये लिए हैं तो मैं तेरे को ऊपर लेकर चलता हूँ, तो बोलियो 20,000 रुपये लिए हैं, तो उस औरत से हम 20,000 रुपये ले लेंगे, मैं तेरे को 5 दे दूंगा, 15 मैं रख लूँगा। एंड दे डू इट क्वाइट ऑफन। मतलब उनको भी नहीं छोड़ा है, उन्हें भी लूट ही लेते हैं जो ऑलरेडी बिल्कुल हर तरफ से लुटे हुए हैं। अच्छा, हम एक फिल्म आई थी गंगूबाई, गंगूबाई, उसमें एक सीन था जिसमें कोई क्लाइंट अंदर रूम में आता है और वो आलिया भट्ट को बहुत बुरी तरह से, जिसके बाद से फिल्म पूरी तरह बदल जाती है। पॉर्न आजकल बहुत इजी हो गया है, पॉर्न तक अप्रोच लोगों की। पहले तो फिर भी सीडीज़ होते थे, कंप्यूटर तक जाना या किसी तरह से, अब आप फ़ोन खोलिए और आपको दिख जाता है। तो ऐसे में ब्रूटल होना मेल का, किसी का जो कस्टमर आ रहे हैं, उस वैसे भी केसेस देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। I feel that there are some men who are mentally sick. They're ill people and they need proper medication. क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने पे करा एक लड़की के लिए तो उसका शरीर मेरे कंट्रोल में है and I can do whatever. So we have seen cases जहाँ पे दीदीज़ के एक्चुअली सिगरेट से उनको जलाया हुआ है, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनको फोर्सफुली वो सब चीज़ें करने के लिए बोलते हैं जिसके लिए वो औरत रेडी नहीं है। देयर हैव ऑल्सो बीन केसेस जहाँ पे औरतें वॉइस आउट करती हैं, मना करती हैं। मुझे एक ऐसा भी केस अभी बीच में पता चला था कि वो आदमी ने रात को उस लड़की के साथ रुका एंड एक दिन हो गया पूरा, वो लड़का चला गया एंड द गर्ल डिडंट कम आउट एंड नेक्स्ट डे दे नॉक्ड एट द डोर कि ये क्या हो रहा है, एंड दे फाउंड द गर्ल वाज मर्डर्ड इनसाइड। ओह माय गॉड। सो वहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने पैसा दे दिया एंड आई एम अ मेल, तो मेरे को पूरा अधिकार है टू डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। रात का खाना 2 बजे 3 बजे खाते थे हम लोग, वो भी खाए तो खाए, नहीं तो दारू वारू पी के सो गए। वहाँ की लाइफ ही यही है, जीबी रोड की, कि ड्रिंक करो और फिर इसमें रहो। कौन खाएगा खाना वाना। हाँ। क्लाइंट देखे, एक क्लाइंट से फ्री हुए, फिर दूसरे को देखे, फिर तीसरे को देखे, सोएंगे का बॉडी इतनी पेन करती, इतना थक जाते थे हाँ। कि वो तो हमें ही पता है कि हमने कैसे कैसे अपने आप को संभाला है। क्लाइंट करते थे कैसे बस। कैसे आते थे? देखो मैंने तो वहाँ पे देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना बड़े घर के अच्छे लोग ही आते हैं, अच्छा। बड़े घर के लोग ही आते हैं। और वो कैसे, मतलब ट्रीट कैसे करते हैं, बिहेव की मार कुटाई भी होती है कुछ अंदर? जैसे कि हाँ, जो ड्रिंक करके आते हैं थोड़ा, और जो थोड़े बदमाश टाइप हरियाणा टाइप के होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा वो धमकी उनकी देते हैं, मारते हैं। अगर उनकी मर्जी से नहीं करवाएंगे लड़कियाँ काम तो फिर वो मारते हैं फिर लड़कियों को, क्लाइंट। तो वो फिर उनके हिसाब से करना उनके हिसाब पड़ता से। है। आपकी तो उम्र भी कम थी, तो आप तो और ज़्यादा ऐसे डर के रहते हो। डर के रहते। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ हुआ था एक्चुअली, ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं किसी को लेके नहीं जाना चाहती थी, जिसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, यानी कि उसको चला ही नहीं जा रहा था, वो पकड़ के झीना पकड़ के तो वो ऊपर ही चढ़ा था। उसकी ये जिद थी कि मेरे साथ जाना। ओनर मेरी बैठी थी बगल में, ओनर को तो पैसों से मतलब है, चाहे वो लड़की के साथ कुछ भी करे, मार के। वहाँ पे तो मार के भी गए किसी, वहाँ पे तो मर्डर भी हुए लड़कियों को। क्लाइंट ने अंदर ही अंदर चक्कू वक्कू मार दिए, मार के चला गया। अब बाहर वाले ये सोच रहे कि वो सो रही होगी अंदर, ओनर बैठी है बगल में। मैंने बोला मैं इसको लेके नहीं जाऊंगी, इसने बहुत ड्रिंक कर रखी है, परेशान करेगा मुझे। नहीं, तो मैंने बोला किसी और के साथ भेज दो। कह रही है वो कह रहा नहीं, मैं मेरे को इसी के साथ जाओ। उस टाइम एज भी कम थी,
मेरी। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को चाहे कितना पैसा ले लो, डबल पैसे दे दूंगा, जितना चाहिए उतना पैसा दे दूंगा। मकान यही ओनर चाहिए। को हाँ लालच आ गया, भेज दिया। उसने मेरे को करा परेशान। उसने क्या करा, उसकी मर्जी से नहीं करवाया तो उसने अंदर मेरा मुंह दबा दिया मुंह कैसे ऐसे दबा दिया? कपड़े से। मुंह अरे। पे वो कपड़े डाल दिया मेरे ऐसे। अब मैं कुंडी भी नहीं खोल पा रही, चिल्ला भी नहीं पा रही, और थोड़ा हैवी था। अब मैं कमज़ोर थी उस टाइम। अब मैं वो हट ही नहीं रहा मेरे ऊपर से। फिर मैंने कैसे कैसे कर उसको लात मारी, फिर मैं कुंडी खोली, फिर मैं चिल्लाई। तो आप जब रूम में जाते हैं, अगर कोई मेल, सपोज मैं ही अगर मेल हूँ और मैं जा रही हूँ, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे रूल्स बताए जाएंगे कि डूज एंड डोंट्स जो होते हैं, वैसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, वहाँ पे एक अजीब सा ही शोर रहता है, आदमी अंदर घुसता है। बहुत सारी दीदीज़ हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और वो बोल पाती हैं अपनी बात, बट बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो जिनको पूरा टाइम फोर्सफुली नशे में रखते हैं, और वो उसी नशे में ही क्लाइंट अटेंड करती है और उसको नहीं पता उसकी बॉडी में पेन होना। तो मेरे यहाँ पे कुछ दीदीज़ हैं, वो लोग शेयर करती हैं कि मेरी बॉडी नम थी, मुझे नहीं पता चलता था कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। 70 कस्टमर्स आप कह रहे हो, तो उसमें कैसे आप किसी तरह की फीलिंग? यू आर लाइक लाश, तो आप लाश ही बन के रहते हो वहाँ सालों तक। वो भी एक बात है कि जब वहाँ पे हम अल्कोहल पीते थे तो यार हमें ये होता था कि क्लाइंट लेंगे, क्योंकि बॉडी पेन करती है। कितने क्लाइंट अटेंड कर लेंगे? 15, 20, 25 थक जाते हैं। 15, 20, 25 एक दिन में हाँ। एक क्लाइंट कितना टाइम लेता था? जो ड्रिंक करके आ रहे हैं वो मैक्सिमम 30 मिनट्स। अच्छा। तो ऐसे ही रहा है ज़िंदगी। तो वहाँ पे तो मजबूरी थी ड्रिंक करने की, यहाँ खुशी से करते यार। आज आपने अभी एक बात की भाषा की, तो जैसे माहौल में वो रह रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, ट्रॉमा फेस कर रहे होते हैं, अलग अलग तरह के क्लाइंट्स आते हैं। अगर कोई बचपन में कोई लड़की आई है, तो किस तरह के चेंजेस, या उनकी खुद की पर्सनालिटी क्या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की भाषा हो जाती है उनमें? या वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी, और हमारा स्कूल चलता है जीबी रोड पर, और हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बच्चे को ये बताना कि गाली नहीं देनी है, क्योंकि उसने वही सुनी है। हाँ। उसको लगता है गाली इज लाइक अ लैंग्वेज। नो, आप हिंदी में बात कर रहे हो, वो तो गाली इज ऑल्सो अ भाषा। अक्सर मैं अपनी दीदियों को जो ड्रीम विलेज में आ चुके हैं उनके साथ स्ट्रगल कर रही होती हूँ कि आप जो छोटे बच्चे हमारे यहाँ पे, वो उनको चलते फिरते मार के गाली दे देते हैं। तो मैं बोलती हूँ नहीं करो ऐसा। दिस इज नॉट नॉर्मल दीदी, दिस इज नॉट नॉर्मल। आप इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ दे देते हो, बट वहाँ पे गाली गलोच, अग्रेशन, अब्यूज, दारू, अपने अधिकार के लिए लड़ना, एक एक रोटी के लिए तरसना। मतलब हमारी एक दीदी है, वो कहानी बताती हैं, वो कहती हैं कि मैं जब कमरे में, उन्होंने एक बीच में एक कमरा बदला था जब वो सेक्स वर्क में थी, तो शी सेड कि मैं जब वहाँ पे गई तो मेरे को तो अच्छे खासे क्लाइंट्स मिलते थे। एक और लड़की थी और वो उसको भूख, मतलब उसको भूख लगी तो उसको रोटी दी, और उसने फटाफट 2-3 रोटियां ली, उसको कागज़ में लपेटा और टॉयलेट में चली गई, और 2 मिनट के अंदर अंदर वो बाहर आ गई। तो मैंने उसको बोला तूने रोटी कब खाई और तू टॉयलेट कब चली गई? तो उसने बोला दीदी चुप रहना, मैं फ्लश में छुपा के आई हूँ अपनी रोटी को? हाँ, और ताकि, क्योंकि जब मुझे भूख लगेगी तो मकान मालकिन तो तब देगी नहीं, अभी मुझे भूख कम है तो अभी मैंने छुपा दी, तो जैसे ही मुझे भूख लगेगी मैं टॉयलेट में जाऊंगी और मैं फटाक से रोटी खा के आ जाऊंगी। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें इतनी आम हैं। और इस कंडीशन में जब आपको खाना नहीं मिला है, आप भूखे हो, आपको ये काम करना पड़ता है, और आपको नशा दे रखा है पूरे तरीके से, आपको फोर्सफुली दारू पिला रखे। तो हम अक्सर बोलते हैं वहाँ की औरतों को तो आदत पड़ गई होगी। हाँ, मैंने ये भी addiction, बहुत हाँ। सुना है कि वहाँ की औरतों को ना सेक्स की आदत पड़ चुकी है, उनके शरीर को ना आदत पड़ चुकी है। और मुझे लगता है जब ऐसे लोग ये बातें बोलते हैं ना, तो आई मीन मैं आपको पीटना शुरू करूंगी। ये सिर्फ शरीर का काम नहीं है, इसमें आपका इमोशन है, आपका दिमाग भी और है, और किसी भी गलत चीज़ के लिए आपको आदत नहीं पड़ सकती है। बट हाँ, दारू की वहाँ पे लत लगवा देते हैं वो लोग, क्योंकि वो आपको ऐसा कर देते हैं कि आप दिन के 18 घंटे नशे में रहते हो और आपकी बॉडी नम हो जाती है, तो आपके साथ जो हो रहा है आपको नहीं पता चलता है। तो अक्सर मैं देखती हूँ कि मेरी दीदी का बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लिवर ख़राब है, उनको
HIV है, उनके साथ बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन वो तब भी दारू पी रही हैं क्योंकि उनको लगता है दारू पीऊंगी तो दर्द रुक जाएगी, दर्द कम हो जाएगी। बट उन्हें सेक्स की आदत नहीं है यार। आई मीन उनको वो तो अब्यूज possible की ही आदत नहीं है। हाँ, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वहाँ क्या होता था? वहाँ पे क्या है, क्लाइंट्स वगैरह लो, नहीं तो फिर अगर नहीं लोगे तो फिर ओनर मारती है कि क्यों क्लाइंट को वापस भेज रहे हो, क्योंकि इनकम चाहिए। हाँ। फिर हर 3 घंटे बाद मेकअप करो बार बार। अच्छा, मेकअप भी करके रखना पड़ता है? हाँ, बिना मेकअप के तो रह ही नहीं सकते वहाँ 24 आवर चेहरे पे, रात में भी आपके मुंह पे मेकअप ही रहेगा। ये हम लोग क्यों नहीं करते हैं मेकअप? क्योंकि हमें अपना चेहरा अब ऐसा जब देखते हैं ना हम अपना चेहरे को, तो हमें खुशी होती है कि हम अपना चेहरा बिना मेकअप के देख रहे हैं। अरे बाप रे, लड़कियां तो मतलब मेकअप लगाती रहती हैं कि बिना मेकअप के हम निकलेंगे नहीं, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है बिना बिना मेकअप मेकअप के अच्छा लगता है, क्योंकि हम यही चाहते थे कि हम कभी जब बात करते थे ना आपस में, वहाँ पे जो हमारी फ्रेंड बन गई है जो साथ में रहे इतने सालों से, हम बात करते थे आपस में, यार हमारी ज़िंदगी से, हमारे चेहरे से मेकअप कब हटेगा, दिन हो रात हो हम अपना चेहरा ढंग से देखेंगे, बिना मेकअप के नहीं देखेंगे। कहते थे हम, वो कहते थे कि नहीं यार अब तो हमारे मरने के बाद ही सब है। राइट। अच्छा, आपने, मेरे दिमाग से तो वो केस ही नहीं निकल रहा जिसमें आपने बताया कि एक दिन में 70 क्लाइंट्स उन्होंने लिए। तो कुछ ऐसा नहीं होता कि अगर आप पे कर रहे हो तो आप इतने घंटे, मतलब इतने मिनट के लिए हो, या अगर आपने एक बार पे किया है तो आप अपनी मर्जी से ही बाहर आएंगे? नहीं। अगर आपने, तो अमाउंट होते हैं अलग अलग। अगर आपने पूरी रात का पे किया है तो एक मोटा अमाउंट होता है जो बहुत रेयर केसेस में होता है। बट अदरवाइज़ अगर आपने नॉर्मल पर्ची कटवाई है तो 7 या 8 मिनट के अंदर अंदर आपके दरवाजे को खटखटा देंगे। ओके। तो आपके पास 8 ही मिनट का समय होता है। तो उसके बाद मतलब कभी कभी हम जोक भी करते हैं। 8 मिनट तो मतलब उनके लिए बहुत, क्योंकि अगर आप नॉर्मल लाइफ की भी बात करें, मैं मेडिकल चीज़ें देखती हूँ थोड़ा बहुत, तो उसमें जब आप सेक्सुअल एजुकेशन और वो सारी बातें करते हो, शी इज़ नॉट देयर टू एंजॉय, शी इज़ लाइक आई सेड, वो सिर्फ एक लाश है। द मैन हैज़ नॉट कम देयर टू मेक दैट विमेन फील हैप्पी और फील फन अबाउट इट। ही हैज़ कम विद वन सिंगल पर्पस, मुझे सेटिस्फाई होकर निकलना है। अब वो लड़की उस रो रही है, चिल्ला रही है, इज शी रेडी, इज शी इज नॉट रेडी, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। तो ये तो मेल के लिए भी मुझे सोचने में बहुत ऐसा लग रहा है कि वो खुद कैसे प्रिपेयर होते होंगे कि ये 8 ही मिनट है या 10 ही मिनट है, इसी में आप, ये तो उनके लिए भी एक चैलेंज हुआ ना, या उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो पहले से ही सोच के आए हैं, प्रिपेयर ही होकर आते हैं। मतलब मुझे लगता है कि जब वो कोठे की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं तो और उनके जब वो दिमाग लड़की में चुन रहता है। रहे होते हैं, तो इसके लिए शायद मुझे आदमी बनना पड़ेगा टू रियली बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, चुनना, जैसे आपने बोला ना, ये भी आई मीन दिस इज़ अ फीलिंग जो शायद मैंने बहुत लड़कों से इंटरेक्ट करा है, और मैं उनसे पूछती हूँ तो वो लोग बड़े, हम तो ऐसा नहीं सोच सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते, बोलकर टाल देते हैं। बट आई वांट टू मीट अ मैन जो बोले कि हाँ, आप कह रहे हो एलीट फैमिलीज से भी आते हैं, तो वहाँ पे कोई, मतलब एलिट फैमिली से लड़के वहाँ नहीं आते होंगे तो लड़कियाँ उनके पास चली जाती हैं। हाँ, जैसे आपने कहा कि पूरी रात के लिए भी आप कर सकते हैं, तो उसमें कैसे रहता है कि आपने अगर पूरी रात के लिए किसी को लिया है, सर्विस आप लेना चाहते हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए है या आप 2-3 लोग या जो भी ऐसा कुछ रहता है? नहीं, कि अब वो आपकी प्रॉपर्टी है, अब वो आपके लिए है, आप वो पूरी तरीके से आप 2 लोग आए या 3 लोग आए? नहीं, ऐसा कोठे में नहीं होता है। हाँ, वहाँ पे अगर 2-3 लोग हैं तब भी वो पहले मकान मालिक पूछती है, एंड देन शी चार्जेस मोर। बट जनरली मैंने देखा नहीं है कि 2-3 लोग होते हैं, एक इकलौता ही होते हैं और एक लड़की उनके साथ होती है। हाँ, मैंने ये ज़रूर सुना है कि एक लड़की 2-3 लोगों को पूरी रात के लिए अपना समय दे देती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अलग अलग, सो शी इज चार्जिंग 4 men फॉर 1 night एंड ऑल 4 men डजंट नो। फॉर एन एग्जाम्पल, टाइम बाय टाइम वो, अच्छा मैं आती हूँ और इतनी देर में वो दूसरे क्लाइंट के पास चली जाती है, अच्छा मैं आती हूँ और मैं तीसरे क्लाइंट के पास चली गई। तो इस तरीके से सुना है मैंने। जिस मेंटालिटी के साथ, जितना मैं समझ पा रही हूँ, वहाँ पे मेल आते होंगे, वो रिस्पेक्ट तो फीमेल को नहीं करते होंगे बिल्कुल भी, वो तो ऑब्जेक्टिफाई कर दिया उन्होंने उसको। तो हमारी संस्कृति में गणिका जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता था, देवदासी कहा जाता था पुराने समय में, और आज उसके लिए बहुत ही एकदम डायरेक्ट सेक्स वर्कर, कि ये आपका जॉब है, आप इस फील्ड में काम कर रहे हो। ये तो जो मेल आते हैं वो टूवर्ड्स दोज फीमेल्स, उनका कैसा बिहेवियर रहता है? वो बहुत अग्रेसिव, गाली गलौज वाले रहते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल रहते हैं, या
एक्चुअली हर तरीके के मेल्स देखे हैं मैंने वहाँ पे, बहुत डरे सहमे लड़के भी देखे हैं, यंग, जो नए नए शायद दिल्ली के कॉलेज में आए होते हैं और उनको बोला होता है अरे दिल्ली गए हो तो जीबी रोड तो ज़रूर जाना, तो वो डर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता है, वो सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं दोस्तों के प्रेशर में और ऊपर भी डरे वरे रहते हैं, तो औरतें उनका बहुत मजाक भी उड़ाती हैं, ओ चलो छोटा बच्चा आ गया और ऐसे करके। ऐसे भी लड़के देखे हैं, ऐसे भी मैंने आदमी देखे हैं जो बहुत शराब में, मतलब वो इतनी शराब में होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं क्या करने वाला हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, और औरतें उनके पैसे लूट लेती हैं। बहुत बारी ऐसा भी देखा है मैंने ऐसे भी आदमी देखे हैं जो बंदूक लेकर अंदर घुसते हैं और उनको लगता है कि अगर मेरे को मेरी मर्जी नहीं थी तो मैं सबको मार डालूंगा। मैंने ऐसे भी आदमी देखे हैं जो अपने मुंह के अंदर ब्लेड लेकर घूमते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है रात में चलते फिरते औरतों के मुंह पर ब्लेड मारकर चले जाने में। दे गेट सम काइंड ऑफ अ फन व्हेन अ वुमन इज इन पेन। मैंने ऐसे भी आदमी देखे हैं जो कि बहुत जेन्युइनली आते हैं औरतों से सिर्फ बात करने, दे पे जस्ट टू टॉक, उनको कोई मिलता नहीं है ज़िंदगी में जिनसे वो बात कर सके। तो ऐसी भी कहानियाँ दीदीज़ ने शेयर करी हैं जहाँ पे वो सिर्फ आते हैं और वो बात करते हैं और वो चले जाते हैं। तो आई थिंक जीबी रोड इज़ अ प्लेस जहाँ पे हर प्रकार का इंसान, हर प्रकार का आदमी ऊपर एक्सेप्टेड है। और वो चढ़ता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई आदमी चढ़ा, मैं भी हूँ, एंड द मैन इज थिंकिंग, और मैं दीदी को बोलती हूँ कैसे, मतलब हाउ विल यू इवन गो इन द रूम विद हिम, एंड दे लाइक हमारा एक काम है, हम जज नहीं कर सकते। सच अ ब्यूटीफुल थॉट, राइट? जज नहीं कर सकते। आपको जज कर रही है पूरी दुनिया, हाँ। बट आप जज नहीं कर सकते। एक मैंने देखा था बेदिया कम्युनिटी और बाछड़ा समुदाय, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का ये है। यहाँ पे आपने कहा ना जैसे पेरेंट्स तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, यहाँ ये रिचुअली है उनका कि अगर बेटी है तो उसको सेक्स वर्कर बना दिया जाएगा। ये तो, लेकिन ये तो इलीगल हुआ। हालांकि हम बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं जो इलीगल हैं। उनके समाज में ये कल्चर ही है कि अगर बेटी होती है तो या तो बेटी को बोलते हैं कि तू शादी कर ले या तू धंधा कर ले। अच्छा, ये बेटी की चॉइस है? 12 साल की बेटी, तो 12 साल की बेटी को चॉइस तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसको ये बोलोगे कि अगर देख तो धंधा करेगी तो सुंदर कपड़े मिलेंगे, इतना अच्छा खाना मिलेगा, इतना मेकअप मिलेगा, डांस करने को मिलेगा, इतने मजे मस्ती होंगे, और शादी करेगी तो घर के काम करने पड़ेंगे, तेरे को झाड़ू पोछे बर्तन सब कुछ करने पड़ेंगे। तो एक 12 साल की बच्ची क्या ऑप्ट करेगी? वो तो जॉय जहाँ उसको फील होगा वो ऑप्ट करेगी। बट आप जब वो लड़की ऑप्ट कर लेती है और जब उसको होश आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, तब उसको ये बात बोली जाती है कि स्विच नहीं कर सकते, तूने तो अपनी मर्जी से करा था। नहीं, स्विच करने के लिए आपने एक बार ही धंधा कर लिया तो कौन सा लड़का आपसे शादी करेगा? आप कितने साल में आए थे वहाँ पे? मैं आते जब 14 साल की थी, जब मैं मुंबई चली गई थी। चली गई थी मतलब? मैं मेरी एक वो है अलग कम्युनिटी है, बेड़िया कम्युनिटी से, तो हमारा ये फैमिली ट्रेडिशनल है। अच्छा, हाँ मैंने पढ़ा है, हाँ कि पूछा जाता है लड़की से 12 साल की उम्र में। तो मैं उसी में से हूँ। तो मैं मुंबई चली गई थी। मेरे यहाँ तो जैसे यही पूछते हैं कि तुम्हें शादी करनी है या ये काम करना है, तो फिर ये होता है कि अगर जैसे हम शादी का ऑप्शन रख देते हैं तो फिर प्रेशर डालते हैं घर वाले, शादी करके क्या करेगी ये वो, फिर उनका भी यही प्रेशर रहता है। तो लड़की मजबूरन फिर कह रही थी कि चलो धंधे में बैठा दो, ये सब होता है। तो बस, तो फिर मुंबई गई, मुंबई में फिर 2-3 साल रही, फिर मैं दिल्ली आई। दिल्ली के बारे में मुझे पता था क्योंकि हमारे यहाँ और भी रहते थे यहाँ पे फैमिली रिश्तेदार वगैरह, क्योंकि मुंबई में मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, एज कम थी। फिर पैसे वैसे दे के छूट के आई फिर मैं। लेकिन ये तो उनके कम्युनिटी का एक रिचुअल है ना, तो उसमें आप बहू आपके घर में वो नहीं आ सकती जिसने धंधा करा होगा, और ये वही कम्युनिटी है जहाँ पे ये सब हो रहा है। तो आपकी बेटी धंधे में जा सकती है लेकिन आपके घर की बहू वो नहीं आएगी। WHO का मैं देख रही थी, तो WHO का कहना है कि 30% ज़्यादा चांसेस होते हैं सेक्स वर्कर्स में HIV होने के। बिल्कुल। कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि जो हालात आपने बताए हैं वो तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि उनको एजुकेट करना होगा। वो कहाँ से इन सब चीज़ों को समझेंगी जब वो ऑलरेडी नशे में है, उनको ड्रग दिया गया। बस एक वहीं पर ही चैलेंज होता है। बट अगर मैं वैसे देखूं तो नैको का काफ़ी अच्छा काम हुआ है। मैं अगर देखूं पिछले 20-25 सालों में जीबी रोड पर HIV के केसेस काफ़ी कम हो गए, काफ़ी मतलब काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि अवेयरनेस उन्होंने बहुत ज़्यादा दी है कॉन्डम से रिलेटेड। और
अवेलेबिलिटी बहुत दी है। तो जब मैं नाको की ऑफिसर, आई वाज इन नाको बिफोर दिस, तो हम लोगों को ये बोला जाता था कि दिल्ली में कहीं पर भी कॉन्डम खत्म हो जाए, जीबी रोड पर खत्म नहीं होने चाहिए। तो हमारी रोज की 1.5 लाख की नीड होती थी कॉन्डम्स की जीबी रोड के ऊपर। तो हम लोग को ये होता था कि किसी भी एनजीओ से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, पर यहाँ पर रोज इतने कॉन्डम्स तुम्हारे को अवेलेबल करवाने हैं। बट फिर एक टाइम ऐसा भी आ गया जहाँ पर अगर नहीं भी होते थे कॉन्डम्स तो दीदी खुद खरीदना शुरू कर देती थी, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि इससे मुझे ही बीमारी हो जाएगी और मरूंगी मैं ही, मतलब मेरे को ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। बट अगेन एज यू सेड कि जब बहुत नशे में होते हैं और आदमी लोग आकर ज़्यादा पैसा देते हैं। अब इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतनी तरह के लोग आ रहे हैं, 10 तरह की बीमारियां अपने साथ लेकर आते हैं, है ना। नहीं सेफ्टी कोई तो सही नहीं होता, नहीं सेफ्टी करते हैं ना, ये पक्का रहता है। हाँ, या किसी को कोई बीमारी हो गई जैसे HIV जैसी होती है, या वो कुछ तो ऐसा। लड़की के ऊपर है ना। अगर अंदर किसी ने कहा कि नहीं मुझे यूज नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं, बाहर निकल। अच्छा बाहर निकाल देते हैं। हाँ, तो इतना भी ये नहीं है कि मतलब मगर कई लड़कियां है ना पैसा का लालच में वो ज्यादा दे देगा या कुछ करवा ऐसा। लेते हैं। हाँ। पैसा का लालच में करते हैं, मगर मैंने नहीं कभी पैसा का लालच, मैंने बोली मन है तो करो, नहीं तो निकल बाहर। ठीक। एक स्टडी मैंने पढ़ी थी जिसमें कहा गया कि 68% सेक्स वर्कर्स जो हैं वो PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को फेस करती हैं, जिसमें चिड़चिड़ापन हो गया, गुस्सा हो गया, मूड स्विंग्स हो गया। तो अगर 68% सेक्स वर्कर्स इससे डील कर रही हैं, वैसे में आपके पास लोग भी आ रहे हैं, आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं जिनको आपको डील करना है। अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हो, गुस्से में हो, तो ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, मतलब आपकी मेंटल, फिज़िकल, क्योंकि उसी टाइम पे आप किसी के साथ फिज़िकल भी होने वाले हो जब आप मेंटली डिस्टर्ब हो, किसी ऐसे डिजीज़ डिसऑर्डर को फेस कर रहे हो, तो ये उनको किस तरह से इफ़ेक्ट करता है? मुझे लगता है ये सब डेटा जो है ये थियोरेटिकली है, मतलब मैं तो वहाँ जितनी भी दीदीज को देखती हूँ वो चिड़चिड़ेपन में ही अटेंड कर रही होती हैं क्लाइंट्स को। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, द गर्ल इज ड्रेसिंग अप एंड शी इज बिकमिंग वेरी ब्यूटीफुल और ये सब कुछ वहाँ पे है। ये ऐसे भी बहुत सारे कमरे हैं जहाँ पे वो ड्रेसअप होते हैं, बट बहुत सारे कमरे ऐसे हैं जहाँ पे वो चलते फिरते आजा 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 भी कर रहे होते हैं और उनके लिए जस्ट एन एक्ट। मैंने बोला ये फेक है, कुछ नहीं है ये। मैंने कि रियलिटी हमसे पूछो। मैंने कि चलो हमारे साथ कोठा हम दिखाएंगे, अंदर की दुनिया कैसी होती है। मैंने कि रूह कांप जाएगी अब देखोगे अंदर का नज़ारा। वो तो चेहरे पे हंसी होती है औरतों की, ऊपर ही ऊपर, वो अंदर से कितना दर्द होता है ना वो हमें पता होता है। जो करता है, कहते हैं ना जो करता है ना उसको ही पता होता है कि कितनी तकलीफ होती है। जब पूरी बॉडी दर्द होती है ना, जब पता चलता है। 15-20 क्लाइंट, फिर नाइट के अलग पूरी रात। ये 20 दिन के बताए हैं, रात के अलग हैं? रात के अलग है, नाइट के तो फुल क्या नाइट। 24 ही घंटे काम होता है? हाँ। तो रेस्ट कब होता है? रेस्ट यही होता है जब क्लाइंट को भेज देते हैं सुबह 6 बजे, फिर सो जाते हैं लड़कियाँ, फिर वो उठते 12-1 बजे। तो कुछ इस तरह का भी होता है, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ भी बहुत देखने को मिलता है। आप कह रहे हो वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, तो क्या कभी ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिनमें कि उनके बच्चों के साथ कुछ ऐसा अब्यूज़ हो या उनके लिए ऑफ़र किया जाए? ऑफ़र तो बहुत होता है, इसीलिए बहुत बार ऐसी भी दीदीज मैंने देखी हैं जो अपनी बेटियों को बोलती हैं कि बाहर मत आना, अंदर ही रहना। एंड दैट इन इटसेल्फ इज एन अब्यूज़ ना फॉर अ चाइल्ड। बंद कर जो देना। 4-5 साल की बच्ची है, शी वुड वांट टू गो आउट, बट आपने उसको एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा है पूरा दिन। छोटे बच्चों को चेन बांध देते हैं पैरों में कि कहीं इधर उधर भागे नहीं, किसी कमरे में ना घुस जाए। तो चेन बांध के रखते हैं पूरा दिन की। या बहुत बचपन में ही माँ से दूर कर देते हैं, हॉस्टल में भेज देती हैं बहुत सारी माएँ। वो बच्चे को नहीं मन है जाने का, उसको पता भी नहीं है कि हॉस्टल क्या है, उसको माँ चाहिए, बट माँ के पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसकी माँ को पूरी रात नीचे खड़े होना है। और ऐसे टाइम पे बच्चा ऊपर रहेगा, किसके पास रहेगा, कौन सा क्लाइंट है, कौन क्लाइंट उसको मार जाएगा, कौन क्लाइंट उसको अब्यूज़ कर जाएगा, उस माँ का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है ना उसके ऊपर। तो वहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से होता है और बहुत डीपर लेवल पर चल रहा है। अपनी माँ को ये देखना दिन रात कि मेरी मम्मी रात भर जागती है और अलग अलग आदमियों के साथ वो कमरे में घुसती है। 10-1 मिनट में वो बाहर निकल जाती है और फिर वो दूसरे आदमी के साथ घुस जाती है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है, फिर वो आके सो जाती है, फिर वो 2 बजे के आसपास उठती है, फिर वो गुस्से में होती है क्योंकि रात को उसको नींद पूरी नहीं हुई होती है, सुबह नींद पूरी नहीं हुई होती है, फिर वो मेरे को मारती है, पीटती है। मन करता है तो खाना बना लेती है तो मैं खा लेता हूँ, वरना मेरे को पूरा दिन ढंग से खाना भी नहीं मिलता है।
तो ऐसा ही बचपन वहाँ पर चलता है हर एक बच्चे का। ये तो हमने बात की कि कोई लड़की बचपन में आई, बड़ी हो गई, एक सर्टेन एज के बाद अगर आप 50 में आ गए हैं या 50 प्लस हैं, अर्ली 60s में, तो भी इस तरह के काम होते हैं या मतलब आपको क्लाइंट मिलते हैं? मतलब मिलते हैं। बहुत सारी दीदीज़ को तब भी क्लाइंट मिलते हैं, उनके तरीके बदल जाते हैं। कुछ उनके पुराने क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, वो क्लाइंट्स भी कंफर्टेबल होते हैं, वो क्लाइंट्स भी उनके साथ ही ग्रो कर रहे होते हैं। बट क्लाइंट्स मिलते भी हैं और बहुत बार वो दीदीज़, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि वो अलग अलग कामों में लग जाती हैं, तो वो उस तरीके से भी कमाना शुरू कर देती हैं, बट क्लाइंट्स मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है, आई डोंट नो सच ही कहा होगा उन्होंने, पर जब मैं गई थी तो किसी ने मुझे बताया, उनकी एज काफ़ी हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि वो 5 रुपीज़ के लिए भी वो कर लेते हैं कि कोई आता है तो चलो मेरी चाय के पैसे ही निकल जाएंगे। अभी वो 50 रुपये हो गया है, 50-100 रुपये। 50 रुपीज़ के लिए भी कि कुछ तो निकलेगा। बिल्कुल। आप इतने टाइम से रेड लाइट एरिया पे काम कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, वहाँ पे घंटों स्पेंड करते हो, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आप खुद शॉक में आ गए हो कि अरे मतलब मैं तो यहाँ किसी और ही पर्पज़ से आई थी, लेकिन ये ऐसे अक्सर बहुत हुए हैं मेरे वॉलंटियर्स के साथ। मेरे साथ तो व्हेन आई वेंट देयर आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो एक दो कमरों में तो ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने प्लान बना रखा था कि आज इसको आज मतलब टुडे विल बी हर डे इन द टुडे वी विल वेलकम हर इन अ ब्रॉथल, लाइक यू नो, मतलब वी विल इंट्रोड्यूस हर टू दिस वर्ल्ड। तो ऐसी भी प्लानिंग हो गई थी एक पूरे के पूरे कोठे में, वहाँ के आदमियों ने प्लानिंग आपके कर ली लिए? थी मेरे लिए। बट आप सोशल वर्क के लिए जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे मैं उनके proper बच्चों को पढ़ाने जा रही planning हो रही है थी कि- और वहाँ पर प्लानिंग हो गई थी कि आज हम गीतांजलि को बताएंगे कि धंधा क्या होता है असल में। एंड आई थिंक आई वाज 24 एट दैट टाइम, मे बी 25 एट दैट टाइम। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट्स और ही सेड मैम आज आना मत। तो मैंने कहा बहाने देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। कह रहे मैम आज मत आना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आज भी मत आना और आज के 10-15 दिन तक मेरे कमरे में तो कभी मत आना, मतलब मेरे कमरे में मत आना। हाँ, तो मेरे को लगा, मतलब उसको बोला क्या हुआ? कह रहे मैम मेरे कमरे के सारे आदमी रेडी हैं आज आपके साथ रेप करने को। ओह माय गॉड। और मेरी हिम्मत नहीं हुई उधर, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं तो फिर भी गई और वॉटेवर, मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो मतलब ऐसे बहुत केसेस हुए हैं। मतलब एक ऐसा केस भी हुआ है जहाँ पर मेरे, और ऐसा भी होता था कि बहुत बार दीदी मुझे बिठा लेती थी कि बैठ जा, तेरे को देखकर 2-3 क्लाइंट आ जाएंगे फिर चली जाइए। और मैं बैठती भी थी कि ठीक है ओके, मतलब ओके। तो मैं बैठ गई और क्लाइंट आया और वो कमरे में ले गया और क्लाइंट चिल्ला रहा है मुझे वो लड़की चाहिए, वो लड़की चाहिए, वो लड़की चाहिए, और अंदर वो पिट रहा है। सो आई थिंक वहाँ पे, बट वहाँ पे तो ब्यूटी इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि आवर लाइफ इज़ ऑलवेज इन डेंजर व्हेन वी आर ऑन जीबी रोड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड दैट्स व्हाट आई टेल टू ऑल आवर टीम मेंबर्स ऑल्सो कि आप सर पे कफन बांध कर चल रहे हो। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि लड़कियां भी होंगी आपकी टीम में? तो लड़कियां उनके- ज़्यादा है मेरी टीम में। मेरी टीम में हाँ। अभी मेरी 35 लोगों की टीम में सिर्फ एक लड़का है। तो मेरी टीम में लड़कियां ही ज़्यादा हैं, हाँ। और मैं हमेशा हर एक को ये बोलती हूँ कि हमने सर पे कफन बांधा और हमारे सर पे हमने कफन नहीं बांधा है। मतलब पूरी दुनिया में तुम्हें क्यों चुना है जीबी रोड पर आने के लिए? तो देयर हैज़ टू बी अ पर्पस। लेट्स हैव फेथ इन दैट पर्पस एंड कंटिन्यू टू डू दैट। और जब कुछ और लिखा होगा तब वो भी होगा, बट जब तक नहीं लिखा है तब तक तो जी जान लगा के काम कर देते हैं। एंड आई थिंक विद दैट मिशन 14 साल से तो टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ बहुत गॉड लंबा टाइम है ये, और There आप has been no उतनी scar. डेडिकेशन के साथ लगे हैं। Yeah. ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। आपको क्या लगता है कि सोशली जो है सेक्स वर्कर्स को एक दर्जा दिया जाना चाहिए, जैसे पुराने टाइम में कहते थे, कई लोग अभी भी कह देते हैं, बेशक सामने आकर ना दबी ज़ुबान में, कि ये हैं तो बहुत सी महिलाओं की इज्जत बची हुई है। इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो जब उनकी इम्पोर्टेंस इतनी है सोसाइटी में, तो उनको वो मिलना क्यों नहीं चाहिए, वो रिस्पेक्ट? तो हमारी बहुत सारी दीदीज ये बात बोलती हैं कि हम हैं इसीलिए तुम बचे हुए हो, हाँ। बट आई डोंट अग्री टू दैट। क्योंकि मेरे लिए अगर किसी और को मरना पड़ रहा है तो फिर हाँ। मुझे ऐसी ज़िंदगी डिजर्व नहीं नहीं करती हूँ ना। करती। मेरी प्रोटेक्शन के लिए तो हम लोग ये बहुत इजीली बोल रहे हैं कि आदमी तो नहीं बदलेगा,
राइट, मैं यही कहने है ना? वाली थी। आदमी ये हम का accept करके बैठे परसेप्शन हैं। औरतों के लिए नहीं बदलेगा, उसकी जो शारीरिक जरूरत है एक औरत के ऊपर निकालने की वो नहीं बदलेगी, बट उसके लिए कुछ औरतों को डेडिकेट कर दो कि यही औरतें हैं जिनके ऊपर तुम अपनी जाके गंदगी निकालो, हाँ। है ना, एंड प्रोटेक्ट योर वाइफ एंड योर डॉटर एंड योर सिस्टर। आई मीन आई डोंट बाय दिस, क्योंकि जो दीदीज वहाँ पर हैं, जो लड़कियाँ वहाँ पर हैं, मेरे लिए तो मेरी वो भी बहन है और मेरे लिए वो मेरी माँ है और वो मुझे वैसे ही रखती हैं। तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि कोई भी लड़की को हम ये बात बोलें कि ओके यू बिकम दैट वन पर्सन, तुम्हारी वजह से 100 लड़कियों तुम को सेक्रीफाइस करो बाकियों के लिए तुम्हारी वजह से 100 लड़कियां सेफ हो जाएंगी, तो तुम अपने शरीर को बेचते रहो। सो हम अपने घर की एक एक लड़की बिठा देते हैं फिर और बोल देते हैं कि एक लड़की अब जो पैदा होगी लिए कोई तैयार नहीं उसको होगा। धंधे पर बिठा देते हैं ताकि बाकी लड़कियां सेफ रहें। हम करेंगे क्या? तो हम जड़ को नहीं देख रहे हैं कि आदमी को तो बदलो। और हमारे देश में आदमी जो सेक्स वो खरीद रहा है उसको बोला गया है कोर्ट ने कि वो क्रिमिनल है, बट हमने कभी उसको क्रिमिनल की नजर से देखा ही नहीं। हम तो कभी कभी तो जस्टिफाई करते रहे। और बहुत ही बुरा होता है कि हम बोलते हैं कि बेचारा इतना इसकी लाइफ में स्ट्रेस है, इतना ये परेशान है, कहीं तो निकालेगा ना। हाँ, तो बॉस अपने ऊपर निकालो, कमरे में बंद हो जाओ और अपने आप को बहुत पीटो, इतना पीटो कि तुम्हारा सारा गुस्सा अपने ऊपर निकल जाए। किसी और के ऊपर क्यों लगा रहे हो? निकालना चाहते हो? एंड इट्स नॉट, आई मीन ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। जब मैं वहाँ पे दीदियों को देखती हूँ ना, और जब हम अपनी दीदीज को डील करते हैं ना, इवन एट द एज ऑफ 55 वो औरत आज भी डर कर उठती है। वो औरत आज भी कैमरा के आगे नहीं आ रही है। वो औरत आज भी कुछ भी काम करने से पहले ही पूछती है कि इनको पता है मैं क्या करती थी। हम ये दे रहे हैं उनको, हम उनके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि तुम छोटे हो। और मतलब यू नो, तो आई डोंट नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सोसाइटी में अगर हमें लड़कियों को सेव करना है तो कुछ लड़कियों को इस धंधे में धकेल दो। कुल मिलाकर जड़ पे काम करना ज़रूरी है। हमें, मुझे लगता है आदमियों की सोच और समझ को देखना ज़रूरी है। सोसाइटी की सोच और समझ को हाँ। ओवरऑल, सिर्फ आदमी नहीं, औरतों को भी ये बात लगती है ना कि मेरा पति तो खरीद लेगा लड़कियां, मतलब मेरा पति तो खरीदता भी है। तो बहुत सारी औरतें बोलती है दैट्स ओके। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज में देखा है जहाँ पे लड़कियों को पता होता है कि उसका आदमी गोज टू अ ब्रॉथल एंड शी इज लाइक ठीक है, कम से कम घर तो शांत होकर आता है। तो मुझे लगता है मतलब ये शांत करने का जिम्मा किसी और के सर क्यों? बिल्कुल। गीतांजलि, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे एक बार दोबारा जाना चाहिए। जो मैं नोट वहाँ छोड़कर आई थी कि शायद मैं कभी नहीं आऊँगी, मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल। हम बोलते हैं कि जीबी रोड रेड लाइट एरिया होगा, बट वो प्यार का मोहल्ला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी औरतें रहती हैं। सो उसको प्यार के मोहल्ले के जैसे आइए और वहाँ पर देखिए कि कितना प्यार है। और इस सोच को हम सबको बदलना होगा कि वो एक रेड लाइट एरिया है तो वहाँ पर तो सिर्फ गंदा ही होगा। वहाँ पे बहुत प्यार है, और वो सब औरतें जेन्युइन प्यार देने के लिए वेट कर रही हैं दुनिया में, देने और लेने के लिए। बिल्कुल। तो यस, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू स्ट्रीट ऑफ लव। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपको लगता क्या है कि प्यार क्या होता है? क्योंकि होता तो है ना? देखिए, प्यार तो होता है, ऐसा नहीं है। देखिए मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ। एक बार एक क्लाइंट का क्या हुआ था, वो प्यार कर रहा था कोई लड़की से। वो लड़की ने धोखा दिया, उसने कई और से प्यार करी, ठीक है। वो लड़के को मालूम पड़ गया, उसने गुस्से में आकर और मेरे पास आ गया। अच्छा, कोटे पे आ गया। हाँ। गुस्से में आकर वहाँ पे मैं जा रहा हूँ कोटे पे, ऐसा बोल के। मगर वहाँ पे आके वो लड़का ने बहुत रोया, मुझे भी पकड़ के रोया। मेरा गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दिया है, वो किसी और के साथ सेट हो गया। मगर उसको देख के मुझे भी दुख हुआ। मैं जब दिल से मेरे को ऐसा लगता ना, कोई मैं भगवान से बोलती हूँ, प्रभु इनका देखे जो दिल से प्यार कर रहा, ऐसा क्यों करते हो आप? जो दिल से प्यार कर रहा उनको तो अच्छा होना चाहिए, मिलना चाहिए इन दोनों, वैसा मुझे लगता है।
तो फिर उसने पूरा रात भी मुझे टच भी नहीं किया। आ तो गया गुस्से में, मगर वो तो प्यार ही तो है ना। वो गुस्से में आ गया, पैसा भी दे दिया पूरा नाइट का, और रोते रोते सोया लड़का, सो गया, मगर टच भी नहीं किया। सो गया और पूरी रात का उसने हाँ, रेंट किया। रोते रोते सो गया वो। फिर मैं भी उसी के पास, मुझे अच्छा भी लग रहा था, कितना अच्छा प्यार करता लड़का लड़की, कैसे हम तो जानते नहीं है। फिर क्या नाम है, मैंने समझा दिया कोई नहीं, तुम दिल से प्यार कर रहे हो तो तुम्हें मिल जाएगा, आप परेशान मत हो। मगर वो क्या फ़ायदा भी उठा सकता है ना। हाँ, तो मगर वो सोया लड़का, टच भी नहीं किया, तो कितना अच्छा लड़का है वो। हाँ। ये होता है सच्चा प्यार।